बचपन हमारे जीवन की वह अवस्था होती है जब हम एक स्वतंत्र पक्षी की तरह जीते हैं और अनेकों सपने देखते हैं। अपने जीवन में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और अपने माता पिता और अपने बड़ों की सहायता से हम उन सपनों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे अध्यापक होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं और भी समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर एक ऐसा बचपन जो कि हमेशा मजबूरियों से घिरा हो, गरीबी से घिरा हो, यहाँ तक कि माता पिता और अन्य बड़ी उम्र वाले जो व्यक्ति वो सभी गरीबी की चपेट में हो, तो आप ऐसे अवस्था में किस प्रकार के बचपन की परिकल्पना कर सकते हैं। तो आज का जो ये चैप्टर है, आज की जो ये कहानी है, इसमें एक ऐसे बचपन की कहानी है जो कि पूरे समुदाय से जुड़ी हुई है, जिसमें उनके माता पिता, उनके दादा दादी और अन्य सभी व्यक्ति एक ऐसी गरीबी और एक अस्वास्थ्यकारी अवस्था को जीते हैं जहाँ पर वो अपने सपने को कभी देख ही नहीं पाते। यहाँ तक कि उनके माता पिता और अन्य सभी व्यक्ति गरीबी की चपेट में रहते हैं और गरीबी के रहते हुए वह अस्वास्थ्यकारी जीवन को जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति में अगर हम किसी बचपन की परिकल्पना करते हैं तो वह कैसा बचपन होगा? क्या वह स्वतंत्र पक्षी की तरह और सुंदर फूलों की तरह मुस्कुरा पाएगा? क्या वो अपनी आज़ादी का जीवन जी पाएगा और क्या वह कोई सपने देख पाएगा? तो ऐसी ही कहानी आज के इस चैप्टर में है जो कि अनीस जंग ने लिखी हुई है। यह जो कहानी है ये चूड़ी बनाने वाले एक समुदाय के बारे में है जो कि फिरोजाबाद में रह कर के चूड़ी बनाते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से वहीं रहते हैं और जिनकी कोई अपनी पहचान भी नहीं है। इतना लंबे समय बिताने के बाद भी वे सभी गरीब हैं, उनके माता पिता गरीब हैं, उनके बच्चे गरीब हैं और वे ऐसा ही जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और चूड़ी बनाने के व्यवसाय में वे वर्षों से लगे हुए हैं और इस व्यवसाय में वो अपने आशाएं, अपने सपने, यहाँ तक कि अपनी आंखों की रोशनी भी खो बैठते हैं। वे ऐसा ना करके बल्कि वे अपने माता पिता के साथ चूड़ी बनाने के व्यापार में लग जाते हैं और उनमें से बहुत ज़्यादा संख्या ऐसे बच्चों की थी जो कि कूड़ा करकट बीनने में व्यस्त हो जाते हैं और ऐसा ही जीवन जीते जीते वे एक दिन बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो इसी बात को सामने रखते हुए अनीस जंग ने इस चैप्टर को लिखा है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि बचपन के खोने की स्थिति, यानी कि ऐसे जीवन में बच्चों का बचपन कैसे खो जाता है, वे अपने बचपन को जी ही नहीं सकते और अपने लिए अच्छे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में कोई अपने सपनों को जीना चाहता है तो हम उसकी आशा को एक साहस के रूप में देखते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वह साहस कौन सा है और कौन है जो कि वो कुछ और बनना चाहता है, ना कि चूड़े के व्यापार में अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना चाहता है। तो यही सारी बातें हम आज के इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर हैप्पी, हेल्दी एंड फैंटास्टिक। यू आर वेलकम टू सिंबॉलिक एजुकेशन। सिंबॉलिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके 12th क्लास की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इस चैप्टर में ये एक ऐसा जीवन है जिसमें जो बच्चे अपने बचपन को अच्छे से नहीं जी पाते हैं और वो किसी मजबूरी की वजह से किसी प्रकार के सपने भी नहीं देख पाते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर की स्टोरी क्या है और वो हमें क्या समझाना चाहते हैं और हमें क्या सोचने पर विवश कर देती है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत में आपके सामने लिखा है अबाउट द ऑथर, यानी कि इस चैप्टर की जो लेखिका हैं अनीस जंग, उनके जीवन के बारे में हमारे सामने कुछ बातें हैं। तो आइए हम उनको पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि अनीस जंग 1944, अनीस जंग यानी कि जो इस चैप्टर की लेखिका है, उनका जन्म 1944 में हुआ। वाज बोर्न इन राउरकेला, यानी कि राउरकेला में उनका जन्म हुआ। एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, उन्होंने अपना बचपन और अपनी किशोर अवस्था हैदराबाद में व्यतीत की। यानी कि उनका जन्म है राउरकेला का और जो उनका बचपन है और जो उनकी किशोर अवस्था यानी कि 13 से 19 साल की जो उम्र है, उन्होंने हैदराबाद में बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उन्होंने अपनी शुरुआती एजुकेशन हैदराबाद से ही की। एंड और इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और साथ साथ उन्होंने अपनी आगे की जो पढ़ाई लिखाई है वो यूएसए से कंप्लीट की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
आगे इसमें लिखा है कि हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर, कि उनके माता पिता भी लेखक ही थे। अनीस जंग बिगन हर करियर, की अनीस जंग ने अपने करियर की शुरुआत एज राइटर इन इंडिया, यानी कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लेखिका के रूप में भारत में ही की। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, कि वह भारत में और विदेशों में जो मुख्य समाचार पत्र थे उनकी संपादक और एक स्तंभ लेखिका भी रह चुकी हैं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, उन्होंने अनेकों किताबें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग, यानी कि जो निम्नलिखित जो ये चैप्टर है, एन एक्सर्प्ट, वो एक उदाहरण है फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग एंड ट्रेडिशंस, और उन परंपराओं का भी विश्लेषण करती है विच जो कंटेम दीज चिल्ड्रन, जो कि इन बच्चों को मजबूर कर देती है टू ए लाइफ, ऐसे जीवन के लिए ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो कि शोषण से भरा हुआ है। तो ऑथर के बारे में पढ़ने से आज के चैप्टर के बारे में हमें अनुमान लग जाता है कि यह जो चैप्टर है ये एक ऐसी घोर गरीबी के विषय में है जिसमें बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वेल स्टूडेंट, आइए इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है। इसमें लिखा है कि समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया भी मिल जाता है। आगे इसमें लिखा है कि वाई डू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, यानी कि जो इस कहानी के जो नरेटर हैं, यानी कि जो स्वयं लेखिका इस कहानी के जो नरेटर हैं, वो एक बच्चे से बात करते हुए पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। फिर वो जवाब में कहता है कि कभी कभी मुझे उस कूड़े में 1 रुपया भी मिल जाता है। आगे वो कहते हैं कि होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंडिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, कि जिसको मैं हर सुबह पाती हूँ किसी कूड़े करकट में किसी कीमती वस्तु को ढूंढते हुए। यहाँ पर है होम, यानी कि जिसको, आई एनकाउंटर, जिसको मैं पाती हूँ, यानी कि जिससे मैं हर रोज़ मिलती हूँ, वह मुझे दिख जाता है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। स्क्राउंडिंग, यानी कि कुछ ढूंढते हुए, कुछ छानबीन करते हुए, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, यानी कूड़े करकट में कुछ ढूंढते हुए मुझे मिल जाता है। डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, जो कि मेरे पड़ोस में बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है वहाँ पर। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, कि साहिब ने बहुत समय पहले अपने घर को छोड़ दिया था। सेट एट मिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि ढाका के बीचों बीच हरे हरे खेतों के बीच में स्थित है। आगे इसमें लिखा है कि हीज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, अब वह इतना लंबा समय हो चुका है कि यहाँ तक कि उसके घर के भी याद उसके मन में नहीं है, यानी कि वो अपने घर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। आप इस सेंटेंस को देखेंगे कि हीज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, यानी कि उसका घर ऐसा बने कि दूर दूर तक की उसकी कोई यादें उसके मन में हो, यानी कि वो अपने घर को पूरी तरीके से भूल चुका है। देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, कि यहाँ पर बहुत से आंधी तूफान आए जिन्होंने, दैट यहाँ पर है जिन्होंने, स्वेप्ट अवे, जिन्होंने सब कुछ सफाया कर दिया। देयर फील्ड्स एंड होम, यानी कि जो कि उनके खेतों को और उनके घर को उड़ा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, कि उसकी मदर उसको बताती है, दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने वो घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में धन की तलाश में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वो अब रहता है। आगे इसमें लिखा है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास कुछ और भी तो नहीं है करने के लिए। ही मटर्स, वह बुड़बुड़ाता है। सवाल पूछने पर कि तुम ऐसा क्यों करते, फिर वो कहता है कि कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया भी मिल जाता है और इसके अलावा मेरे पास कुछ है भी तो नहीं जो कि मैं करूं। लुकिंग अवे, दूर देखता हुआ कहता है कि मेरे पास कुछ और भी तो नहीं है जो कि मैं करूं। आगे फिर ये जो लेखिका है वो बड़ी चतुराई से बोलती है कि आई से ग्लिबली गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओ, विद्यालय जाओ। रियलाइजिंग इमिडिएटली, और तुरंत ही यह महसूस करते हुए, यानी कि जो उन्होंने कहा कि स्कूल जाओ उसी बात को तुरंत महसूस करते हुए, रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो, कि कितनी खोखली बातें हैं। द एडवाइस, यानी कि जो सलाह उसने उसको स्कूल जाने के लिए दी थी वह कितनी खोखली है। मस्ट साउंड, जो कि खोखली आवाज़ उत्पन्न करती है, यानी कि उनकी बातों में कोई भी दम नहीं है। आगे इसमें लिखा है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन, कि जब वहाँ पर अच्छा स्कूल बन जाएगा, यानी कि जब कोई ना कोई जो लोग हैं जो स्कूल बनाने वाले हैं, कि जब ये स्कूल बना देंगे, आई विल गो, फिर मैं स्कूल जाऊँगा। आगे जो साहब है ये जवाब देता है। आगे इसमें लिखा है कि यहाँ पर लेखिका फिर से बोलती है कि वो कहती है कि आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हाफ जोकिंग, यानी कि
थोड़ा मजाक करते हुए, थोड़ा एक हाफ जोकिंग करते हुए वह पूछती है कि इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, कि अगर मैं स्कूल शुरू करूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे? तो जवाब मिलता है कि यस, जी हाँ। ही सेज यस, उसने कहा कि हाँ मैं आऊँगा। स्माइलिंग ब्रॉडली, एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैलाता हुआ कहता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कि कुछ दिनों के बाद मैं उसको अपनी तरफ दौड़े आते हुए देखती हूँ। फिर वो एक सवाल पूछता है कि इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में बहुत लंबा समय लगता है। आई से, फिर मैं जवाब देती हूँ, एम्बरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, और जो वादा मैंने उसको किया था कि अगर मैं स्कूल बनाऊँ तो क्या तुम आओगे, उस वादे पर मैं थोड़ी घबराई और निराश अवस्था में मैं उसको बोलती हूँ कि स्कूल बनने में बहुत लंबा समय लगता है। दैट वॉज नॉट मींट, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था। आगे इसमें लिखा है कि बट प्रोमिस इज लाइक मैन, कि जैसे मेरे वादे हैं उस तरीके के वादे अबाउट इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, के उनके रूखे सूखे संसार में हर कोने में भरे पड़े। यानी कि इस तरीके का वादा सिर्फ मैंने ही नहीं किया, ऐसे बहुत से वादे उनके लिए पहले भी किए गए हैं। आगे इसमें लिखा है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम, मैं उसे पूछती हूँ, हिज नेम, मैं उसे उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, और वह बड़े शान से घोषणा करता है, साहिब आलम। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, व्हाट इट मीन्स, कि उसके नाम का अर्थ क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीन, कि अगर वो अपने नाम का अर्थ जान जाएगा, जिसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि संसार का भगवान, यानी कि संसार का मालिक, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, कि उसे मुश्किल से ही यह विश्वास होगा कि उसके नाम का मतलब यह है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, कि इस बात से वह अनजान है कि वह जो उसका नाम है वह किस बात को प्रदर्शित करता है, यानी कि उसके नाम का मतलब क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट, वह गलियों में घूमता है, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, जो कि एक ऐसी फ़ौज है, नंगे पैरों भटकते हुए बच्चों की एक ऐसी फ़ौज है। हु अपेयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि सुबह सुबह ऐसे पक्षियों की भांति नज़र आते हैं। एंड डिसअपेयर एट नून, और दोपहर आते आते वो गायब भी हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कि उनमें से हर एक को पहचान पाई हूँ, यानी कि इतने महीने बीतने के बाद मैं उनको एक एक को जान पाई हूँ। आगे फिर वो कहती है कि मैं एक से पूछती हूँ, यानी कि मैं एक बच्चे से पूछती हूँ, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, कि तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहनी हुई हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, वो कहता है कि मेरी जो माँ है वह उनको शेल्फ से नीचे नहीं उतारती, यानी कि जो वो चप्पल है वो किसी ऊंचाई पर, किसी टांड पर रखी हुई है, किसी अलमारी में रखी हुई है, तो कहता है कि मेरी माँ उनको नीचे नहीं उतारती है। ही आंसर सिंपली, वह सामान्यतः ही जवाब देता है। फिर इसमें आगे लिखा है कि इवन इफ शी डिड, अगर वो ऐसा करते भी हैं, ही विल थ्रो दैम, कि वह उसको फेंक देगा। एड्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज़, एक अन्य बच्चा यह जवाब देता है कि अगर इसकी माँ उन चप्पलों को नीचे भी उतार देगी तो ये उनको फेंक देगा। एक अन्य बच्चा बोलता है हु इज़ वियरिंग शूज़, जो कि जूते पहने हुए हैं, दैट डोंट मैच, जो कि जूते आपस में मेल नहीं खाते, यानी कि वो अलग अलग जूते पहने हुए हैं। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन आई कमेंट ऑन इट, कि जब मैं उसके जूते पर कमेंट करती हूँ, यानी कि जब मैं उसके जूते के बारे में बात करती हूँ कि तुम्हारे जूते मैच नहीं हो रहे हैं। ही सफल्स हिज फीट, वह अपने पैरों को रगड़ता है। एंड सेज नथिंग, और वो कुछ भी नहीं कहता। आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। सेज द थर्ड बॉय, एक तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसको अपने पूरे जीवन में कभी भी जूते नहीं मिले हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में इधर उधर घूमने के बाद। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, कि मैंने ऐसे बच्चों को नंगे पांव घूमते हुए देखा है। इन सिटीज़, शहरों में। ऑन विलेजेस रोड्स, गांव के रास्तों में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे की कमी की वजह से नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, बल्कि ये एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैरों रहना। आई वंडर, मुझे सोचते हुए हैरानी होती है कि इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, क्या ये सिर्फ एक कोई बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, इस बात की व्याख्या करने के लिए, ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी,
कि जो ये सतत यानी कि हमेशा रहने वाली जो ये गरीबी है, क्या इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए क्या ये सिर्फ बहाना है कि वो जूते नहीं पहनते हैं और वो हमेशा नंगे पाँव ही घूमते रहते हैं। आगे इसमें लिखा है कि आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है। अ मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी, जो कि एक बार एक व्यक्ति ने सुनाई थी जो कि ओडीपी का रहने वाला था। एज ए यंग बॉय, कि जब वो छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जब वो स्कूल जाता था तो एक मंदिर से होकर के वो स्कूल जाता था। वेयर, जहाँ पर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, कि जहाँ पर उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, कि माँ थोड़ी देर के लिए वो रुकता था एट द टेम्पल, मंदिर में, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और वहाँ पर वो एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स आफ्टर, और 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, कि जब मैं उसके कस्बे पहुँची जहाँ पर वो रहता था, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर में पहुँची, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो कि पूरी तरह से छिन भिन हो चुका था हवा के प्रभाव से। यानी कि लेखिका कहती है कि जब मैं उसके गांव पहुंची 30 साल के बाद, तो उसका जो गांव है, उसका जो मंदिर है, वो हवा के प्रभाव में सब उजड़ चुका था, यानी कि पूरा उजाड़ हो चुका था। एंड इन द बैकयार्ड, और वहाँ पीछे वाली जगह पर यानी कि पिछवाड़े पर, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, की जहाँ पर जो मंदिर का पीछे वाला भाग था जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। अ यंग बॉय, एक छोटा बच्चा, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, जिसने स्लेटी कलर की यूनिफॉर्म पहने हुई थी। वेयरिंग सॉक्स, जिसने जुराब पहने हुए थे, एंड शूज़, और जूते भी पहने हुए थे। अराइव्ड पेंटिंग, वहाँ पर हाँफता हुआ आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और उसने अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बेड पर फेंक करके मारा। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देख करके, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे वह प्रार्थना याद आ गई। अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, कि जिस प्रार्थना को किसी अन्य लड़के ने भगवान से की थी, उस देवी से की थी, उस मंदिर में की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, जिसको अंततः जूते मिल गए थे, फिर उसने कहा, लेट मी नेवर लॉस देम, कि मैं इनको कभी भी नहीं खोऊंगा, यानी कि मुझसे कभी भी गुम नहीं होंगे। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, की उस देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यानी कि छोटे बच्चे जैसे कि वो किसी पुजारी के बच्चे हों, नाउ वॉर शूज, अब वे जूते पहनते थे। बट मैनी अदर लाइक द रैक पिकर्स, लेकिन अन्य और भी बच्चे जो कि कूड़ा बीनने वाले थे, इन माई नेबरहुड, जो कि मेरे पड़ोस में रहते थे, रिमेन शूजलेस, वो बिना जूते के ही रहते थे। आगे इसमें लिखा है कि माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स, कि मेरी जान पहचान वाला व्यक्ति नंगे पांव वाला रैक पिकर, जो कि कूड़ा बीनने वाले व्यक्तियों में से एक था। लीड्स टू मी सीमापुरी, जो कि मुझे सीमापुरी लेकर के गया। आ प्लेस, एक ऐसा स्थान, ऑन द प्राइफरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के एक कोने पर स्थित है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, जो कि लाक्षणिक रूप से दिल्ली से कोसों दूर है, यानी कि उस स्थान पर दिल्ली जैसी कोई बात नहीं है, ना कि दिल्ली जैसी कोई तरक्की है, कोई आधुनिकता है, कुछ भी नहीं है। दोज, वे व्यक्ति, हु लिव हेयर, जो कि यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर, जो कि गैर कानूनी रूप से आकर के बसे हुए लोग हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि सन 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, कि जो साहेब का जो परिवार था वो भी उनमें से एक था। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, कि सीमापुरी उस समय पूरा उजाड़ और वीरान जगह थी। इट इज़ स्टिल, जो कि अभी भी है, बट इट इज़ नॉट लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये पहले की तरह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड, जहाँ पर जगह जगह पर कीचड़ भरी हुई है, गलियों में कीचड़ है। विद रूफ ऑफ टीन, जो कि छतें बनी हुई है घरों की, वो टीन से बनी हुई है। एंड टेरापोलिन, जो कि तिरपाल से बनी हुई है। डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। लिव 10,000 रैक पिकर्स, जहाँ पर लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर मोर देन 30 ईयर्स, जो कि यहाँ पर पिछले 30 वर्षों से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा पत्र के। बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है।
दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर लिस्ट, जिसकी वजह से उनका नाम मतदाताओं की सूची में आ जाता है। एंड इनेबल्स देम, और उनको योग्य बनाता है, टू बाई ग्रेन्स, कि अनाज खरीदने के लिए उनको योग्य बना देता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, उनकी पहचान से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए खाना, जो कि ज़िंदा रहने के लिए अति ज़रूरी है। दे हैव लिव्ड हेयर मोर देन 30 ईयर्स, जो कि यहाँ पर पिछले 30 वर्षों से रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। यानी कि एक ऐसा कच्चा जो एरिया, सीमापुरी जैसा, कि लेखिका में बताती है कि एक उनकी जान पहचान का व्यक्ति उन्हीं कूड़ा बीनने वालों में उन्हें सीमापुरी लेकर के जाता है, जो कि दिल्ली के किसी कोने पर स्थित है। लेकिन जो लाक्षणिक रूप से यानी कि मेटाफोरिकली तरीके से वो दिल्ली से कोसों दूर है, यानी कि वहाँ पर दिल्ली के जैसी कोई आधुनिकता, कोई विकास नहीं है। और जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो गैर कानूनी से आकर के वहाँ पर बसे हुए हैं, जो कि बांग्लादेश से सन 1971 में आए थे। और जो साहब, जो छोटा बच्चा था, उसका परिवार भी उनमें से एक था। ऐसी स्थिति में लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं, और वे वहाँ पर पिछले 30 वर्षों से रह रहे हैं और उनकी कोई भी पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा पत्र के, बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर लिस्ट, जिसकी वजह से उनका नाम मतदाताओं की सूची में आ जाता है। एंड इनेबल्स देम, और उनको योग्य बनाता है, टू बाई ग्रेन्स, कि अनाज खरीदने के लिए उनको योग्य बना देता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, उनकी पहचान से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए खाना, जो कि ज़िंदा रहने के लिए अति ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, कि अगर हम दिन के अंत तक अपने परिवार को खाना खिला सके, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना खाली पेट के हम बिस्तर पर जा कर के सो सकें, वी वुड रेदर लिव हेयर, हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड, उन खेतों की बजाय, दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन खेतों ने हमें कोई भी अनाज नहीं दिया। से अ ग्रुप ऑफ वुमन, एक महिला का ग्रुप ऐसा कहता है, इन ए टेटर्स साड़ी, जो कि फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, कि उन्होंने अपनी सुंदर ज़मीन क्यों छोड़ दी जहाँ पर हरे भरे खेत हैं और नदियाँ भी हैं। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उनको खाना मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट, वो वहाँ पर अपना तंबू गाड़ देते हैं, यानी कि अपना टेंट लगा देते हैं, यानी कि वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, और उनके लिए वह एक कभी भी हटाए जाने वाला घर तैयार हो जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चों की परवरिश ऐसे ही घरों में होती है। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जो कि जीने में उनके भागीदार बन जाते हैं, यानी कि जो कार्य घर के बड़े करते हैं वही कार्य बच्चे भी करना शुरू कर देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जीवन यापन मीन्स रैक पिकिंग, उसका तात्पर्य कूड़ा बीनना ही है। कि अगर सीमापुरी जैसे एरिया में हम ऐसे लोगों के जीवन यापन के बारे में बात करते हैं तो उसका अर्थ सीधा कूड़ा बीनने से ही होता है। थ्रू द ईयर्स, इतने सारे वर्षों में, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन यार्ड, कि सीमापुरी का जो ये एरिया है इसने एक ललित कला का रूप धारण कर लिया इतने वर्षों में। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, जो कूड़ा करकट है वो उनके लिए धन कमाने का साधन है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, कि यह उनकी हर रोज़ की आजीविका है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, कि उनके ऊपर एक छत है। इवन इफ, हालांकि, इट इज़ अ लीकिंग रूफ, हालांकि यह एक टपकती हुई छत है। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, यह कहीं ज़्यादा है। आगे इसमें लिखा है कि आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कि कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है। इवन ए 10 रुपीज़ नोट, और यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहब सेज, यानी कि साहब ऐसा कहता है। हिज आइज़ लाइटिंग अप, और जब वह ऐसा कहता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। यानी जो छोटा बच्चा जो साहिब आलम है वो ये कहता है कि जब वो कूड़े में कुछ चीज़ें ढूंढता है, कूड़ा बीनता है, तो उसमें उस कूड़े में कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है, और यहाँ तक कि उसे 2 रुपये का नोट भी मिल जाता है। और यह कहता वो काफ़ी खुश होता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, कि जब आपको किसी कूड़े के ढेर में एक सिल्वर का सिक्का भी मिल सकता है। यू डोंट स्टॉप इस क्राउनिंग, कि आप इस तरीके के
कूड़ा बीनना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि यहाँ पर फॉर का मतलब है क्योंकि, देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर क्योंकि वहाँ पर ऐसे एक आशा और होती है कि और भी सिक्के मिल सकते हैं। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीन्स डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट, कि ऐसा महसूस होता है कि बच्चों के लिए जो कूड़ा करकट है वो इतना ज़्यादा मायने रखता है, एक अलग तरीके की एक छवि रखता है वह कूड़ा करकट, जो कि उनके माता पिता के लिए भी नहीं है। यानी कि जितना मतलब उनके माता पिता के लिए रहता है कूड़ा करकट का, बच्चों के लिए उस कूड़ा करकट का मतलब, उस कचरे का मतलब उससे भी कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि उस कचरे में उनको 1 रुपये मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये का सिक्का भी मिल जाता है, और उस गार्बेज में अगर उनको सिल्वर का कोई सिक्का मिल जाता है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा सिक्के मिल सकते हैं, इसलिए वो स्क्राउनिंग करना बंद नहीं करते, यानी कि कूड़ा बीनना बंद नहीं करते। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ ड्रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटी हुई कुछ चीज़ें होती हैं जिनको वो जानना चाहते हैं, इसलिए वो उसमें कूड़ा बीनते रहते हैं। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए यह उनके आजीविका का एक साधन बनता है जिससे कि वो जिंदा रहते हैं। आगे इसमें लिखा है कि वन विंटर मॉर्निंग, कि मैं एक सर्दी की सुबह, आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, कि एक दिन मैं पड़ोस में बने हुए जो खेल का जो क्लब है उसमें जो बाड़ बनी हुई और बाड़ में जो लगा हुआ जो गेट है उसके पास साहब को खड़े होते हुए देखती हूँ। वॉचिंग 2 यंग मैन, कि जो कि 2 जवान आदमियों को देख रहा है, ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, जो कि सफ़ेद रंग की जो ड्रेस पहने हुए हैं, एंड प्लेइंग टेनिस, जो कि टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, कि मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स, वह धीमी धीमी आवाज़ में बोलता है कि मुझे खेल पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो बाड़े के बाहर से ही खड़े होकर के उस गेम को देख करके संतुष्ट हो जाता है। फिर आगे फिर वो बोलता है, आई गो इनसाइड, कि मैं अंदर चला जाता हूँ, वैन नो वन इज़ अराउंड, कि जब वहाँ पर कोई रहता नहीं है। ही एडमिट्स, वह इस बात को भी मानता है कि जब वहाँ पर कोई रहता नहीं है, जब क्लब में कोई भी नहीं होता तो मैं भी अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर होता है वह मुझे झूलों का प्रयोग करने देता है, यानी कि वो मुझे अंदर जा कर के उन खेल कूद का प्रयोग करने देता है। आगे इसमें लिखा है, साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, कि जो साहिब है वह भी टेनिस जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो कि उसने जो पहले से ही जो रंग उड़ी हुई जो शर्ट है और जो निकर पहना हुआ है, जो कि बहुत ही भद्दे कलर का नज़र आता है क्योंकि उसके रंग पहले से ही उड़े हुए हैं, उस ड्रेस के ऊपर वे जूते बहुत ही अजीब नज़र आ रहे हैं। आगे इसमें लिखा है कि समवन गेव दैम टू मी, कि किसी ने मुझे ये दिए हैं। ही सेज, वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह उन जूतों की तरफ देख करके समझाते हुए कहता है कि किसी ने मुझे जूते दिए हैं। द फैक्ट दैट, उन जूतों के पीछे का सच यह है कि, तथ्य यह है कि दे आर डिस्कार्टेड शूज़, यानी कि वे फेंके हुए जूते, यानी कि उन जूतों को त्याग दिया गया है। ऑफ सम रिच बॉय, यानी कि किसी अमीर लड़के के द्वारा। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, हो सकता है कि जिसने इन जूतों को पहनने से मना कर दिया हो। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उन जूतों में से एक जूते के नीचे एक होल बन गया, यानी कि एक सुराख हो गया है, छेद हो गया है, जिसके वजह से उस अमीर लड़के ने उन जूतों के पहनने से मना कर दिया है और फिर उसने वे जूते साहिब को दे दिए हैं। डज नॉट बॉदर हिम, और उस जूते से साहिब को कोई भी परेशानी नहीं होती। फॉर, क्योंकि वन, वो, हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, जो कि नंगे पाँव घूमा हो, इवन शूज़ विद ए होल इज़ ड्रीम कम ट्रू, उसके पास जो जूते हैं भले उनके नीचे कोई छेद है, वो बिल्कुल उसके लिए ऐसा है जैसे कि उसका सपना सच हो गया हो। उसके सपने सच होने के समान ही वो बात होती है कि उसके पास जूते हैं। बट, लेकिन द गेम ही इज़ वॉचिंग, लेकिन जो खेल वह देख रहा है, सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, बड़े मन से वह जो खेल देख रहा है वो उसकी पहुंच से कहीं दूर है। दिस मॉर्निंग, आज की जो सुबह है, साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ,
कि आज की जो सुबह है साहब वो कहीं और नहीं जा रहा है बल्कि वह एक दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, अपने हाथ में एक स्टील की डोली को लिए हुए वह दूध की दुकान पर जा रहा है। आगे फिर वो कहता है कि आई नो वर्क इन ए टी स्टॉल, कि अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी कि वह एक दूर तरफ एक रोड पर दूर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मैं वहाँ पर एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, कि मुझे 800 रुपये भी मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा पूरा खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे ये काम पसंद है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। यानी कि उसने जब बताया कि वह एक चाय की दुकान पर काम करता है और उसको 800 रुपये और खाना भी मिलता है, और फिर मैं उससे पूछती हूँ क्या उसे ये काम पसंद है, उसके बाद हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट केयरफ्री लुक, जो उसके चेहरे पर जो बेफिक्री वाला जो भाव है वो अचानक से खो जाता है। द स्टील कैनिस्टर, और जो वो स्टील का जो बर्तन था, सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, कि जो उसके हाथ में जो दूध का जो बर्तन था वह उस बैग से कहीं ज़्यादा भारी उसको प्रतीत होता है। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिस बैग को लेकर के बड़े अच्छे तरीके से घूमता फिरता रहता था। ओवर हिज शोल्डर, जो कि अपने कंधे पर वो लादता फिरता था। उस बैग से जो वो कट्टा था, जो प्लास्टिक का जो बैग था, उससे कहीं ज़्यादा भारी उसको वो दूध का बर्तन महसूस होता है। द बैग वॉज हिज, जो वो प्लास्टिक का कट्टा था वो उसका अपना कट्टा था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन जो दूध का बर्तन है वह उस आदमी का है। हु, जो ओन्स द टी शॉप, जो कि वो उस चाय की दुकान का मालिक है। साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहब अपना मालिक नहीं रहा, यानी कि वो खुद का मालिक नहीं रहा, अब उसका भी कोई मालिक है। डियर स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसमें साहिब आलम के बारे में बात हमने पढ़ी है, जो कि सीलमपुरी एरिया में वह और जो उसका पूरा परिवार रहता है, जो कि सन 1971 में बांग्लादेश से वहाँ पर आकर के बसता है, और उसके जैसे न जाने बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। अब इसके बाद हम जो है कहानी का जो दूसरा रूप, हम जो दूसरा पहलू जब हम पढ़ने वाले हैं वह किसी अन्य बच्चे के बारे में जिसका नाम है मुकेश। वो कहता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश इस बात पर जोर देता है कि वह खुद का मालिक ही बनना चाहता है, यानी कि वह खुद का ही मालिक बनने पर जोर देते हुए कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, वह इस बात की घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या आपको कार के बारे में कोई जानकारी है? आई आस्क, यानी कि मैं मुकेश से पूछती हूँ कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आगे फिर वो मेरे सवाल का जवाब देता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वह जवाब देता है लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़, सीधे मेरी आँखों में देख करके वो जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, उसका जो है सपना है, यानी कि जो उसने कहा कि मैं कार चलाना सीखूंगा, मैं कार का मैकेनिक बनना चाहता हूँ, तो उसका जो ये सपना है वह बिल्कुल मृग तृष्णा की तरह नज़र आता है, जिसको हम मृग मरीचिका भी जानते हैं, कि एक ऐसा सपना जिसका पूरा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। एडमिस्ट डस्ट ऑफ स्ट्रीट, जो कि धूल भरी गंदगी भरी उन गलियों में जो वो सपना देखता है। दैट फील हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि फिरोजाबाद में वो गलियाँ भरी हुई है, यानी कि इस तरीके की जो गलियां हैं, धूल भरी गंदगी भरी जो गलियां पूरे फिरोजाबाद में फैली हुई हैं, ऐसी जगह पर मुकेश नाम का एक लड़का एक सपना देखता है कि वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, यानी कि वो खुद का ही मालिक बने रहना चाहता है, और वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा और मैं कार चलाना सीख लूँगा। फेमस फॉर इट्स बेंगल, जो कि अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फिरोजाबाद में चूड़ियों का व्यापार किया जाता है और यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल, कि फिरोजाबाद में हर एक दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कि कांच का जो उद्योग है, जो कि उभरता हुआ जो उद्योग है, उसका जो सेंटर है ये फिरोजाबाद ही है। वेयर, जहाँ पर फैमिलीज़ हैव स्पेंड जनरेशन, जहाँ पर जो परिवार है उन्होंने पीढ़ियाँ ही बिता दी है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी से काम चलता आया है।
वर्किंग अराउंड फ्रेंसिस की जो आग की जो भट्टी है जहाँ पर उन कांच को गलाया जाता है, वेल्डिंग ग्लासेस और उनको पिघलाया जाता है, मोड़ा जाता है, मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया की औरतों के लिए चूड़ियाँ यही बनाई जाती हैं। इतना बड़ा व्यापार है यहाँ पर। आगे इसमें लिखा है कि मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, कि जो मुकेश का परिवार है वो उन्हीं चूड़ी बनाने वाले परिवारों में से एक है। नन ऑफ देम नो, उनमें से किसी को भी नहीं पता, दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कि यह बच्चों के लिए गैर कानूनी है, लाइक हिम, मुकेश के लिए। जैसे कि मुकेश एक छोटा बच्चा, ऐसे छोटे बच्चों के लिए यह बात इलीगल है टू वर्क इन द ग्लास फ्रेंस, कि वो कांच को पिघलाने वाली जो भट्टी है वहाँ पर छोटे बच्चे, जैसे कि जो मुकेश एक छोटा बच्चा, उसके जैसे छोटे बच्चों को वहाँ पर काम करना गैर कानूनी है, ये बात उनको किसी को भी नहीं पता। विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पर बहुत ही उच्च तापमान मिलता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। डिंजी सेल्स, और ऐसी कोठरियों में जहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है, जहाँ पर हवा पानी कुछ भी नहीं है, ऐसे कोठरियों में बच्चों का हाई टेम्परेचर में काम करना इलीगल है। इस बात उनमें से शायद किसी को पता ही नहीं है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स, कि अगर कानून लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम, उसे, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, और अन्य 20,000 बच्चों को आउट ऑफ फोर्ट फर्नेंसेस, उन सुलगती भट्टियों से दूर कर दिया जाएगा। वेयर, जहाँ पर दे स्लॉग देयर डे नाइट आर, कि जहाँ पर वे दिन भर कठोर परिश्रम करते हैं। ऑफन, और आमतौर पर, लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और आमतौर पर वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। आगे इसमें लिखा है कि मुकेश आइज बीम, यानी कि मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है, एज, जब ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, कि जब वो अपनी खुशी से मुझे अपने घर पर लेकर जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ड, जिस घर को वो बड़े गर्व से कहता है कि उसको दोबारा बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन, कि हम उस बदबूदार गली में आगे बढ़ते हैं। चॉक्ड विद गार्बेज, जो हर तरफ से कूड़े करकट से रुकी हुई है, जहाँ पर कचरा ही कचरा भरा पड़ा है। पास्ट होम्स, और वहाँ पर जो घर हैं उनके, हम उनसे होकर के आगे निकलते हैं। दैट रिमेन होवेल्स, जो कि बिल्कुल टूटे फूटी अवस्था में हैं और वो कभी भी गिर सकते हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वो अभी डोर और टूटे फूटे और अध खुले अध बंद जो उनके दरवाजे होते हैं। नो विंडो, जिनके अंदर कोई खिड़की भी नहीं है। क्राउडेड, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है। विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, जहाँ पर मनुष्य और जो जानवर हैं उन सब के परिवार मिलकर के खचाखच वहाँ पर भरे पड़े हैं, जो कि सब मिलकर के वहाँ रहते हैं। कॉग्जिस्टिंग इन द प्राइमवेल स्टेट, और वे सब इस तरीके से रहते हैं जैसे कि वहाँ पर एक आदिम युग चल रहा है, यानी कि जब हम पुराने समय में आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं, जब वो जानवर को अपने साथ रखते थे, जिनका कोई तरीका नहीं था रहने का, बिल्कुल ठीक उसी तरह से वो ऐसी गलियों में रहते हैं जहाँ पर हर तरफ कचरा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई, बदबू आती है, घर टूटे पड़े हैं, अध बंद अध खुले जो दरवाजे होते हैं जिनमें खिड़कियाँ भी नहीं हैं उनके घरों में। तो ऐसी स्थिति में वो मनुष्य और जो उनके जानवर हैं सब मिल कर के रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये आदि युग के समय में हम पहुंच गए हैं। आगे इसमें लिखा है कि ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, की ऐसे ही घरों में से एक घर के दरवाजे के सामने वह रुक जाता है। बैंग्स, वो भी आयरन डोर, और वह एक लोहे के डगमगाते दरवाजे को धक्का मारता है विद इस फुट, अपने पैर से, एंड पुश इट ओपन, और उसको धक्का मार करके खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ड शेप, और हम एक आधी बनी हुई एक झोपड़ी में चले जाते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट, जिसके एक हिस्से में थेस्ड विद डेड ग्रास, जहाँ पर एक घास फूस का एक छप्पर डला हुआ है। एज ए फायरवुड स्टोव, एक वहाँ पर एक जलती हुई एक भट्टी है। विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, कि जिस पर एक कढ़ाई रखी गई है जिसके अंदर जो पालक की जो पत्तियां हैं वो धधक रही, यानी कि उनको उबला जा रहा है। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर, इन द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, जो एल्यूमिनियम की जो तस्तरियाँ हैं, जो प्लेट्स हैं, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, उन प्लेटों में और भी सब्जियां काट कर रखी हुई हैं।
द ग्राउंड और ज़मीन पर इन द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, जो एल्यूमिनियम की जो तस्तरियाँ हैं, जो प्लेट्स हैं, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, उन प्लेटों में और भी सब्जियाँ काट कर रखी हुई हैं। ए फ्रेल यंग वुमन, और वहाँ पर एक कमज़ोर युवती, यानी कि जो मुकेश का घर है, जब हम उसमें गए तो उसमें एक महिला भी है जो कि कमज़ोर है। कमज़ोर महिला इज़ लुकिंग द इवनिंग मील फॉर होल फैमिली, जो कि पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। थ्रू आइज़ फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल, और वहाँ पर धुआं ही धुआं फैला हुआ है, जो कि धुआं उसकी आंखों में घुसा जा रहा है। उसी धुएं के पीछे से उसकी आंखें मुझे देखती और फिर वो मुस्कुराती हैं। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, कि वह जो महिला है वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी हैं। नॉट मच एल्डर इन ईयर्स, वो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं हैं। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, कि जिसको एक छोटी सी उम्र में ही एक मान सम्मान मिलने लगा है एक बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, कि जो कि 3 व्यक्तियों की इंचार्ज है, यानी कि जिस पर 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है पहले से ही। हर हस्बैंड, उसके जो पति हैं, मुकेश है, एंड देयर फादर, और उनके पिता हैं। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, कि जब वृद्ध व्यक्ति घर में प्रवेश करते हैं। शी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड, वो बड़े सहज तरीके से पीछे हो जाती है। द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे हो जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर हर फेस, और अपने सिर पर जो रखा हुआ जो दुपट्टा है वो अपने चेहरे के पास ले आते हैं, यानी कि वो अपने चेहरा दुपट्टे से ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, की जैसे कि वहाँ की परंपरा है, जैसे कि परंपरा की एक डिमांड होती है, मांग होती है। डॉटर्स इन लॉ, जो बहुएं होती है, मस्ट वेल देयर फेसेस, वो अपने चेहरे पर घूंघट बनाए रखती हैं। बिफोर मेल एल्डर्स, जो उस परिवार के जो मुख्य वृद्ध जो पुरुष होते हैं उनके सामने वो अपने चेहरे पर घूंघट बनाए रखती हैं, ये उनकी परंपरा है। आगे इसमें लिखा है कि इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर, यानी जो परिवार का जो बड़ा है, जो वृद्ध है, इज़ एन एम्पावरिस्ट बेंगल मेकर, जो कि एक बहुत ही निर्धन, बहुत ही गरीब चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, एक बहुत ही लंबे वर्षों तक कठोर मेहनत करने के बाद भी वह बहुत ही गरीब निर्धन चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है। फर्स्ट एज टेलर, पहले एक दर्जी के रूप में, यानी कि पहले वो दर्जी का काम करता था, पहले वो टेलर था। देन ए बेंगल मेकर, और फिर उसके बाद उसने चूड़ी बनाने का कार्य किया, यानी कि वह चूड़ी बनाने वाला बना। हैज़ फेल्ड, वह विफल हो गया है। टू रिनोवेट अ हाउस, एक घर को रिनोवेट करने में, यानी कि उसका पुनर्निर्माण करने में वह विफल हो गया है। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और वह अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजता है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम, कि जो भी वो अपने पूरे जीवन में मैनेज कर सका वह यह है कि टीच दैम व्हाट ही नोज़, जो कि वो खुद जानता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल, और वो सिर्फ यही जानता है जो कि चूड़ी बनाने की कला है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो मुकेश का जो परिवार है, उनका जो मुख्य जो बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति है वह बहुत ज़्यादा गरीब है। एक लंबा संघर्ष, लंबी मेहनत वर्षों तक करने के बाद भी वो इतना गरीब है कि वो अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पा सका। आगे इसमें बताया गया, और फिर वो अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजता है, और वो सिर्फ उनको यही बात समझाने में कामयाब हो पाया है जो कि वो खुद जानता है। वो काम क्या है, जो कि चूड़ी बनाने की कला है, वो सिर्फ उसी बात को उनको सिखा पाया है। आगे इसमें लिखा है कि इट इज़ हिज कर्म, कि यह तो उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, यानी कि उसके भाग्य है, यानी कि यह तो उसका कर्म, उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंडमदर, जो कि मुकेश की दादी कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड, जिसने अपने पति को देखा। गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए, जिसने अपने पति को अंधे होते हुए देखा। विद डस्ट, और धूल की वजह से। फ्रॉम पॉलिशिंग, जो कि पॉलिश करने से निकलती है। द ग्लास ऑफ बेंगल, यानी कि जो कांच की चूड़ियाँ हैं और उस पर पॉलिश की जाती है, और पॉलिश करते समय उसमें से जो धूल निकलती है उसकी वजह से मुकेश की दादी ने अपने पति को, यानी कि मुकेश के दादाजी को अंधे होते हुए देखा। वो कहते हैं कि यह तो उसका कर्म है, यानी कि उसका भाग्य है। आगे फिर वो कहते हैं कि कैन ए गॉड गिवन लिनरेज एवर बी ब्रोकन, कि जो भगवान के द्वारा जो परिस्थिति दी गई है क्या उसे कभी तोड़ा जा सकता है। यानी वो कहते हैं कि
जो ये परंपरा है, जो ये लिनरेज है, जो ये सिचुएशन उनकी है, जो कि भगवान के द्वारा दी गई है, क्या उसको कभी तोड़ा जा सकता है? शी इम्प्लाइज, वह ऐसी परिस्थिति का मतलब समझाते हुए कहती है कि जो परंपरा, जो परिस्थिति भगवान के द्वारा बनाई गई है, क्या उसको तोड़ा जा सकता है? बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, यानी कि जो चूड़ी बनाने वाली जो जाति है, यानी कि इस जाति में पैदा होना, यानी कि इस परिस्थिति को अपना लेना, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है, क्या इसको तोड़ा जा सकता है? आगे फिर उसमें लिखा है कि दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, के उन्होंने चूड़ी के अलावा कुछ और नहीं देखा है। इन द हाउस, घरों में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, अन्य सभी घरों में उन्होंने चूड़ी के अलावा कुछ और नहीं देखा। यानी कि सभी जो लोग हैं उस जाति के, उस समुदाय के सभी जो लोग हैं वो सभी चूड़ियाँ ही बनाते हैं, उन्होंने चूड़ी के अलावा कुछ नहीं देखा है। एवरी अदर यार्ड, हर अन्य किसी आंगन में, एवरी स्ट्रीट, गली में, इन फिरोजाबाद, यानी कि फिरोजाबाद के हर आंगन, हर गली में, हर घर में उन्होंने सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखे। यानी कि सभी लोग वहाँ की चूड़ियाँ ही बनाते हैं, उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। आगे इसमें लिखा है कि स्पैरल्स ऑफ बेंगल्स, यानी कि चूड़ियों के गुच्छे, यानी कि चूड़ियों के जो लच्छे हैं उसमें हर प्रकार के, हर कलर की चूड़ियाँ शामिल होती हैं, जैसे सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। और इंद्रधनुष में पाए जाने वाले जो सभी 7 रंग हैं, वो 7 रंग के जो चूड़ियाँ, यानी कि हर तरीके के जो रंग हैं उनसे बनी हुई सारी जो चूड़ियाँ हैं, लाई इन द माउंड, ढेरों पड़ी रहती है, इन अनकेम्प्ट यार्ड, पूरे अस्त व्यस्त आंगन में, यानी कि वहाँ पर और भी कार्य चलते हैं, पूरा बिजी जो उसमें आंगन होता है उसमें वो ढेरों पड़ी रहती है। और पैल्ट, जो कि लादी जाती है, पूरा ढेर लगा करके लादी जाती है। ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, जो कि 4 पहियों की एक हाथ गाड़ी होती है जिसको हाथों से धकाया जाता है, जिसमें कोई मोटर व्हीकल वगैरह कुछ भी नहीं है। पुश्ड बाय यंग मैन, जो कि जवान जो नवयुवक होते हैं उनके द्वारा धकेली जाती है। अलोंग द नैरो लेन्स, जो तंग जो गलियां हैं उनसे लेकर के उसको ले जाया जाता है। ऑफ द सेंटे टाउन एंड इन द डार्क हंटमेंट, और अंधेरी झोपड़पट्टियों के अंदर, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और वहाँ पर जो तेल के जो दिए चलते हैं उनकी जो लो है, उस तेल के दिए के लो के पास, नेक्स्ट टू लाइन्स, यानी कि जो तेल के दिए हैं उसके पास में लाइन बना करके, सेट बॉयज़ एंड गर्ल्स, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ बैठे रहते हैं, वे देयर फादर्स एंड मदर, अपने माता पिताओं के साथ, वेल्डिंग पीसीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, कि वहाँ पर जो कांच के जो सर्कल होते हैं उनको जोड़ने के लिए वहाँ पर लाइन बना करके बैठे रहते हैं। जो छोटे छोटे जो दीपक होते हैं, तेल के जो दीपक होते हैं, उनकी लो के चारों तरफ लड़के लड़के अपने माता पिता के साथ बैठे रहते हैं, जिससे कि वो जो कांच की जो चूड़ियाँ हैं उनके टुकड़ों को वेल्ड कर सके, आपस में जोड़ कर सके। और आगे इसमें बताया गया है कि देयर आइज़, उनकी जो आँखें हैं, आर मोर एडजस्टेड, वो बहुत ज़्यादा संयोजित हो जाती है, यानी कि वो एडजस्ट हो जाती हैं, टू द डार्क, यानी कि अंधेरे में काम करने के लिए उनकी आंखें एडजस्ट हो जाती हैं, देन टू द लाइट आउटसाइड, कि बाहर के उजाले की बजाय, यानी कि बाहर के उजाले की तुलना में अंधेरे में काम करने के लिए उनकी आंखें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, ज़्यादा एडजस्टेड हो जाती है। दैट्स वाई, और इसी वजह से दे ऑफन एंड अप लॉजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, और इसी कारण की वजह से आमतौर पर दे एंड अप लॉजिंग देयर आई साइट, और इसी कारण वो बड़े होने से पहले, बिफोर दे बिकम अडल्ट, यानी कि वयस्क होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। आगे इसमें लिखा है कि सविता अ यंग गर्ल, की सविता नाम की एक छोटी बच्ची, इन्हें ड्राई पिंक ड्रेस, जो कि पिंक कलर की बहुत ही भद्दी ड्रेस पहने हुए हैं, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक बूढ़ी औरत के समीप बैठी हुई है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, ग्लास के टुकड़ों को जोड़ रही है, एज, क्योंकि हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ मशीन, कि उसके हाथ बड़ी जल्दी जल्दी एक यंत्र की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कोई एक मशीन हो। अब आगे इसमें लेखिका कहती है कि आई वंडर, यानी कि मुझे बड़ी हैरानी होती है, इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स, यानी कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। यहाँ पर सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स को बोला चूड़ियों की पवित्रता। क्या वह छोटी बच्ची जो कि चूड़ियों के टुकड़ों को जोड़ रही है, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, तो क्या वह
इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। शी हेल्प्स मेक, जिनको वो बनाने में सहायता करती है। इट इज सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, की जो ये चूड़ियाँ हैं ये भारतीय नारी के सुहाग की एक निशानी है, एक प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिज, जो कि शादी में उसके सुहाग की निशानी का एक प्रतीक बनती है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे, अब ये बात उसको अचानक एक दिन समझ में आएगी। वन डे, वह वो दिन होगा, वैन, जब, हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, कि जब उसके सिर को एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, और उसके हाथों के मेहंदी से रचाया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसके कलाइयों पर लाल रंग की चूड़ी पहना दी जाएगी। ये बात उसको जब समझ में आएगी कि जो ये चूड़ियाँ हैं उसकी पवित्रता और उसका महत्व क्या है। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उस दिन वह एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, जो कि महिला उसके बगल में बैठे उसकी तरह वह भी एक दुल्हन बनेगी। हु बिकेम वन, जो कि एक बार दुल्हन बनी थी। मैनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, जिसके हाथों में अभी भी चूड़ी हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है, कोई चमक नहीं है। लिखा है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि इस सेंटेंस से आपको उनकी गरीबी का पूरा पूरा अंदाज़ा हो जाता है। यानी कि ये बताया गया है कि जो वो छोटी बच्ची है वह उन चूड़ियों को बनाने में सहायता तो कर रही है, लेकिन उसको उनकी पवित्रता का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन उसको उसका अंदाज़ा यानी कि उसके बारे में पता जब चलेगा जब वह खुद दुल्हन बना दी जाएगी, जो उस महिला की तरह होगी जो कि उसके बगल में बैठी है। वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि उन लोगों में इतनी ज़्यादा गरीबी है कि वो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते हैं। शी सेज, वह कहती है, इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, यानी कि एक ऐसी आवाज़ में वह इस बात को कहती है कि उस आवाज़ में हर तरीके का जो आनंद है वो समाप्त हो चुका है और वो सिर्फ एक नीरस आवाज़ ही बन करके रह गई है। उस नीरस आवाज़ में वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। वो अपनी गरीबी को जताते हुए कहती है। आगे आप इसमें पढ़ते हैं कि शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कि उसने पूरे जीवन भर में कभी भी कोई ऐसा समय नहीं आया कि जब उसने कभी पेट भर खाना खाया हो। और आगे इसमें आप यह भी जानेंगे कि दैट्स व्हाट शी हैज़ रिव्ड, कि यही उसको पूरे जीवन में मिला है। यानी उसे पूरे दिन कठोर मेहनत करने के बाद भी कभी भी ऐसा कोई समय नहीं आया कि उसने एक वक्त भरपेट खाना खाया हो, और उसको यही मिला है। हर हस्बैंड, उसके जो पति हैं, एन ओल्ड मैन, जो कि एक बूढ़े व्यक्ति हैं, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जो कि लहराती दाढ़ी के साथ, यानी कि उनके जो पति है, यानी कि जो वृद्ध महिला है उनके जो पति हैं जिनकी एक लंबी सी लहराती हुई दाढ़ी है। सेज, वह कहते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, की मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे सिर्फ चूड़ियाँ बनाना ही आता है। वो ये कहना चाहते हैं। आगे इसमें लिखा है कि ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए होम फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही काम किया है जो कि एक घर बनाने का कार्य है परिवार के लिए, टू लिव इन, जिसमें हम रहते हैं। यानी कि वो कहता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में चूड़ियों के अलावा कुछ भी कार्य नहीं किया, चूड़ियों का ही कार्य मैंने किया, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। और पूरे जीवन में मैंने परिवार के लिए सिर्फ एक घर बनाया है जिसमें हम रहते हैं। आगे इसमें लिखा है कि हियरिंग हिम, उसकी बातों को सुनकर के वन वंडर्स, हर एक को हैरानी होती है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि इतनी हैरानी होती है कि क्या उसने वो सब प्राप्त कर लिया है जिसको प्राप्त करने में बहुत सारे लोग फेल हो गए हैं अपने पूरे जीवन में। आगे इसमें लिखा है कि ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कि उसके सिर पर एक छत है जो कि उसकी अपनी बनाई हुई छत है। और आगे इसमें लिखा है कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि पैसे ना होने की जो चीख है, जो दुख, जो दर्द है, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल, कि कुछ ना करने की बजाय, यानी कि अन्य कुछ करने की बजाय वह अपने चूड़ी बनाने के बिजनेस को ही आगे बढ़ाते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट, जिसमें उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होता। और यही जो दुख है, जो चीख है, जो रोना धोना है, रिंग्स इन एवरी होम, यही चीख, यही दुख दर्द हर परिवार में गूंजता है, हर परिवार में देखने को मिलता है।
आगे इसमें लिखा है कि द यंग मैन, और जो वहाँ के जो युवा व्यक्ति होते हैं, जो जवान व्यक्ति होते हैं, इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, वो अपने बुजुर्गों के दुख को प्रतिध्वनित करते हैं, यानी कि उनमें भी वही दुख नज़र आता है जो कि उनके बड़े बुजुर्गों में हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, की फिरोजाबाद में ऐसा लगता है कि मानो कुछ भी नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नविंग टॉयल, कि इतने वर्षों के दिमाग को शून्य और उनकी चेतना को ख़त्म करने वाले जो परिश्रम हैं, उस परिश्रम ने हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम्स, कि उनके सभी पहल को, उनके सपने देखने की योग्यता को ख़त्म कर दिया, यानी कि उनमें से अब कोई भी सपना ही नहीं देखता है। आगे इसमें लिखा है कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, कि मैं वहाँ के युवा समूह से पूछती हूँ, यानी कि वहाँ के जो युवा जो लोग हैं, मैं उनके एक समूह से पूछती हूँ कि आप अपने आप को एक सहकारी समिति में क्यों नहीं बदल देते, यानी कि एक प्रकार की कंपनी क्यों नहीं बना लेते। हु हैव फॉलन इन टू द वेसियस ऑफ सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो वहाँ के मध्यस्थों के, यानी कि जो बीच में जो कार्य करता है, उनके माल को आगे तक पहुँचाता है, जो मध्यस्थ व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं मिडल मैन, जो कि उन मध्यस्थों के द्वारा जो बनाया गया जो कुचक्र यानी कि विशेष उसमें फंसे पड़े हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर, जिन्होंने उनके पिताओं को, एंड फोर फादर्स, और जो उनके पूर्वज हैं उनको जाल में फंसाया हुआ है। आगे इसमें लिखा है कि द यंग मैन, और जो वहाँ के जो युवा व्यक्ति होते हैं, जो जवान व्यक्ति होते हैं, इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, वो अपने बुजुर्गों के दुख को प्रतिध्वनित करते हैं, यानी कि उनमें भी वही दुख नज़र आता है जो कि उनके बड़े बुजुर्गों में हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, की फिरोजाबाद में ऐसा लगता है कि मानो कुछ भी नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नविंग टॉयल, कि इतने वर्षों के दिमाग को शून्य और उनकी चेतना को ख़त्म करने वाले जो परिश्रम हैं, उस परिश्रम ने हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम्स, कि उनके सभी पहल को, उनके सपने देखने की योग्यता को ख़त्म कर दिया, यानी कि उनमें से अब कोई भी सपना ही नहीं देखता है। आगे इसमें लिखा है कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, कि मैं वहाँ के युवा समूह से पूछती हूँ, यानी कि वहाँ के जो युवा जो लोग हैं, मैं उनके एक समूह से पूछती हूँ कि आप अपने आप को एक सहकारी समिति में क्यों नहीं बदल देते, यानी कि एक प्रकार की कंपनी क्यों नहीं बना लेते। हु हैव फॉलन इन टू द वेसियस ऑफ सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो वहाँ के मध्यस्थों के, यानी कि जो बीच में जो कार्य करता है, उनके माल को आगे तक पहुँचाता है, जो मध्यस्थ व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं मिडल मैन, जो कि उन मध्यस्थों के द्वारा जो बनाया गया जो कुचक्र यानी कि विशेष उसमें फंसे पड़े हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर, जिन्होंने उनके पिताओं को, एंड फोर फादर्स, और जो उनके पूर्वज हैं उनको जाल में फंसाया हुआ है। मेरे सवाल पर फिर वो बोलते हैं कि वन इफ़, यद्यपि, इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, कि अगर हम संयोजित हो भी जाते हैं, वी आर द वन, हम वो लोग हैं, हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, जो कि पुलिस के द्वारा किसी झूठे मामलों में फंसा दिए जाते हैं, बीटन और मारे पीटे जाते हैं, एंड ड्रैग्ड इनटू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और किसी गैर कानूनी कार्य को करने के आरोप में हमें जेल में भेज दिया जाता है। यानी कि उनको डर है कि अगर वो संयोजित हो जाते हैं या फिर अगर वो हो भी जाए तो उनको ये डर है कि पुलिस के द्वारा उनको धर दबोचा जाता है, मारा पीटा जाता है, और किसी गैर कानूनी कार्य को करने के आरोप में उनको जेल में घसीटा जाता है। दे से, वे कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, कि उनमें कोई भी नेता नहीं है, नो वन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, हु कुड हेल्प देम सी द थिंग डिफरेंटली, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उनकी बातों को अलग तरीके से देख सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी इतने थके हुए जितने कि वे खुद हैं। दे टॉक एंडलेसली इन स्पायरल, की वे उलझी सुलझी बातें करते हैं जिनका कोई अंत नहीं है। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, जो कि उनकी गरीबी से शुरू होकर के उदासीनता तक जाती है। टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, जो कि उनके लालच से शुरू होकर के अन्याय की तरफ चली जाती है। आगे इसमें लिखा है कि लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, कि उनको सुनकर के लेखिका को ऐसा प्रतीत होता है कि दो प्रकार के संसार है, दो प्रकार की दुनिया है। वन ऑफ द फैमिली, एक वह दुनिया, ऐसे परिवार की वह दुनिया, कोड इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जाल में फंसी हुई है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिसके ऊपर जाति रूपी धब्बा लगा हुआ है, जाति रूपी एक दबाव पड़ा हुआ है,
कि वो गरीब है तो गरीब ही रहेंगे, उनके माता पिता गरीब है तो बच्चे भी गरीब रहेंगे, बच्चे अगर गरीब है तो उनके बच्चे भी गरीब ही रहेंगे। एंड द अदर, और दूसरा संसार वह है ए वेसियस सर्कल ऑफ साहूकार, जो कि साहूकारों का एक कुचक्र है, मिडलमैन जो मध्यस्थों का कुचक्र है, पुलिसमैन पुलिस का, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाहों का, एंड द पॉलिटिशियन जो कि राजनेताओं का बना हुआ एक कुचक्र है। एक संसार तो वह जो कि गरीबी में पड़ा हुआ है, जो कि सदा से गरीब और आगे भी गरीब रहेगा, और एक ऐसा संसार जिसमें कुचक्र बनाया हुआ है, जिसमें साहूकार, मध्यस्थ, पुलिस और कानून के रखवाले, नौकरशाह और राजनेता शामिल हैं। आगे इसमें लिखा है कि टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, कि ऐसे दोनों संसार ने मिलकर के बच्चों के ऊपर एक ऐसा बोझ लाद दिया है दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिस बोझ को वह नीचे उतार नहीं सकता है। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वह जागरूक बने, ही एक्सेप्ट्स इट इज़ एज नेचुरली एज हिज फादर, कि इससे पहले कि उसको पता चलता है कि वह इस बात को स्वीकार ही कर लेता है कि यही उसकी प्रकृति है, जैसे कि उसके माता पिता ने उसको स्वीकार किया है वह भी उसको स्वीकार कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कि कुछ अन्य कार्य को करना, कुछ अन्य तरीके की बातें करना, कुछ अन्य सपनों को करना, ऐसा माना जाता है जैसे कि वह एक चुनौती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस गरीबी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि उनके माता पिता ने एक्सेप्ट कर लिया है। आगे इसमें लिखा है कि एंड डेयरिंग, और जो वो हिम्मत है, जो वो चुनौती है, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, जो कि उसकी परवरिश का वो हिस्सा नहीं है, यानी कि उनकी परवरिश में वो चुनौती शामिल नहीं है। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, और जब मैं एक ऐसी चुनौती, एक ऐसी हिम्मत की झलक उस मुकेश में देखती हूँ, जो कि वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं कार चलाना सीखूँगा। आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, जो कि कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह इस बात को दोबारा कहता है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, कि वह गैराज जाएगा और मोटर का काम सीखेगा। बट द गैराज इज़ लॉन्ग अवे, लेकिन जो गैराज है वो बहुत दूर है। फ्रॉम हिज होम, उसके घर से। आई विल वॉक, वो कहता है कि मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह दबाव डाल करके कहता है। आगे लेखिका मुकेश से सवाल और पूछती है कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो। ही इज़ सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो जाता है। वो कहता है कि नहीं। ही सेज, वह कहता नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखता हुआ वो कहता है कि नहीं। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, कि उसके बुड़बुड़ाने में एक प्रकार की घबराहट है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि अभी किसी पछतावे में नहीं बदली है। ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, के वे कार के बारे में सपना देख करके ही संतुष्ट हैं। दैट ही सीज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, कि जिन कारों को वो अपनी गली में दौड़ते हुए देखता है। फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कि मुश्किल से ही कभी कभी कोई कोई हवाई जहाज ही फिरोजाबाद के ऊपर से होकर के उड़ता है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 12th क्लास के इंग्लिश के बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 2 यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड को स्टडी किया, जिसमें आपने देखा कि 2 प्रकार के संसार है। एक प्रकार का वह संसार जिसमें पूर्वज भी गरीब है, माता पिता भी गरीब और उनके बच्चे भी गरीब है और आगे भी वो गरीब ही रहेंगे। और दूसरा संसार जो कि कुचक्र बनाया हुआ है, जो कि साहूकारों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, कानून के रखवालों के द्वारा, नौकरशाहों के द्वारा और राजनेताओं के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति, जो बच्चा सपना देखता है, अलग तरीके की बातें करता है, उसको माना जाता है कि वो सदियों से चली आई जो उनकी परंपरा, उसको वो चुनौती दे रहा है। लेकिन इसमें एक बच्चा है मुकेश, जो कि अलग प्रकार का कार्य करना चाहता है। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वह कार चलाना सीखना चाहता है। भले उसका जो गैराज है घर से दूर है, लेकिन वह वहाँ पर पैदल चल करके जाना चाहता है, लेकिन वो अपने सपने को जीना चाहता है। यह बात देख करके ऐसा नज़र आता है कि मुकेश में वह एक चुनौतीपूर्ण आशा की किरण है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और आपने एक एक बात को ध्यान से सुना होगा और सीखने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये कोशिशें पसंद आती हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी कोशिशें आपके लिए लाभदायक हैं, तो आप हमारी इन कोशिशों को अपने किसी फ्रेंड, किसी सहपाठी के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस कोशिश का लाभ उठा सके। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इसी चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर के, और ये देखेंगे कि इस चैप्टर में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।